चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमने क्या क्या समझ लिया अब तक? एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स समझ लिया, फोर्स कपल हमने समझ लिया, है ना। अब बस हम कंक्लूड करके आगे बढ़ेंगे, इसमें क्वेश्चंस करेंगे अब हम। ठीक, बहुत सारी थ्योरी हमने पढ़ ली। चलिए, तो पहली बात तो हम क्या सीखे कि अगर किसी बॉडी पर एफ नेट 0 हो, एफ नेट 0 का मतलब फोर्स कपल उस पर अगर बन रहे हो, फोर्स कपल में यही होता है ना कि एफ नेट 0 रहते हैं, है ना। तो अगर उस पर किसी ऑब्जेक्ट पर अगर फोर्स कपल बन रहे हो, फोर्स कपल लग रहे हो, तो उस पर, उस बॉडी पर एफ नेट कितना होगा? एफ नेट 0 होगा। तो उस केस में हमने पढ़ा था कि उस केस में जब एफ नेट 0 होता है, ऑब्जेक्ट पर फोर्स कपल लगते हैं, तो टॉर्क सभी एक्सिस के अबाउट और सभी पॉइंट के अबाउट सेम आता है। तो वही लिखा है, इफ ऑन अ बॉडी एफ नेट is equal to 0 then torque will be same about all the axis। सभी एक्सिस और पॉइंट के अबाउट टॉर्क क्या आएगा? सेम आएगा। ये बात समझ में आ गई क्या? सेम आएगा। सेम का मतलब ये नहीं होता 0 आएगा, सेम आने का मतलब है जो भी आएगा वो सेम आएगा। अगर किसी भी एक पॉइंट या एक एक्सिस के अबाउट 0 आ गया तो फिर सभी एक्सिस के अबाउट उसको 0 आना पड़ेगा। ठीक, तो इस चीज का उपयोग हम अब करेंगे सवालों में। तो क्या है देखो, इफ ऑन अ बॉडी एफ नेट इज इक्वल टू 0, ये वाली बात कि अगर एफ नेट हो जाए 0, तो ठीक है, एफ नेट 0 है तो क्या होगा? सभी के अबाउट सेम आएगा। लेकिन एक चीज और बोली यहाँ पे कि अगर बॉडी पर एफ नेट हो जाए 0 और टॉर्क भी 0 हो जाए अबाउट एनी एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस और द पॉइंट। समझ में क्या बात हुआ कि एफ नेट हो गया 0, टॉर्क भी किसी एक एक्सिस के अबाउट 0 हो गया, किसी एक पॉइंट के अबाउट 0 हो गया, तो टॉर्क विल बी 0 ऑल द एक्सिस। टॉर्क विल बी 0 अबाउट ऑल द एक्सिस और द पॉइंट। बात सही है क्या? समझ में आ गई बात? देखो, ऊपर से हमने सीखा कि अगर एफ नेट 0 होता है तो टॉर्क सेम आएगा हर एक्सिस के अबाउट। फिर हमने देखा कि अगर इसका यूज कर रहे हैं अब हम इस चीज का, जो हमने कॉन्सेप्ट डराइव किया है, समझा है कि अगर एफ नेट 0 हो किसी ऑब्जेक्ट पर तो टॉर्क सेम आएगा, वो तो ठीक है। पर अगर टॉर्क किसी एक्सिस के अबाउट 0 आ जाए, किसी पॉइंट के अबाउट 0 आ जाए, तो फिर टॉर्क विल बी 0 अबाउट ऑल द एक्सिस और द पॉइंट, राइट। तो टॉर्क सभी एक्सिस और सभी पॉइंट के अबाउट 0 होगा क्योंकि सेम आता है ना। ओके, it means if body is in equilibrium we can balance torque about any axis or the point as per our convenient। मतलब अगर आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि एफ नेट इज इक्वल टू 0 है, और आपको इक्विलिब्रियम में दे रखा है मतलब टॉर्क नेट भी 0 है। तो टॉर्क नेट 0 है किस पॉइंट के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट? किसी भी एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लिख के 0 कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंट। बिकॉज अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क 0 होगा, फोर्स तो 0 ही है। और टॉर्क अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट 0 होगा तो सभी एक्सिस के अबाउट 0 होना पड़ेगा उसको। तो आप किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क को लिख सकते हो और उसको 0 कर सकते हो और आंसर फाइंड कर सकते हो अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो। अरे बात समझ में आ गई क्या? तो हमने जो भी पढ़ा कि एफ नेट अगर 0 होता है तो टॉर्क सेम होता है, उसका यूज कर रहे हैं कि अगर एफ नेट 0 है और टॉर्क अगर किसी भी एक्सिस के अबाउट 0 है तो टॉर्क को हर एक्सिस के अबाउट, हर पॉइंट के अबाउट 0 होना पड़ेगा। मतलब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम मतलब अगर उसका फोर्स नेट 0 है और टॉर्क नेट भी 0 है। बट फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगी कि टॉर्क नेट 0 है पर टॉर्क तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है। लेकिन हमने बोल दिया ना इक्विलिब्रियम में, यानी कि एफ 0 है, एफ नेट 0 है मतलब टॉर्क हर एक्सिस के अबाउट फिर सेम होगा। किसी भी एक्सिस के अबाउट 0 है तो हर एक्सिस के अबाउट 0 होगा। और इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है कि टॉर्क 0 है। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से किसी भी एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख के 0 कर सकते हैं, टॉर्क को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। तो ये आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक मास m और लेंथ l की रॉड है, वो यहाँ पे हिंज्ड है। हिंज्ड है मतलब अगर रस्सी को काट दिया जाए तो रॉड इस तरीके से घूमेगी, लेकिन हमने रस्सी बांध रखी है। मास m लेंथ l की रॉड है और ये एंगल आपको दे रखा है 37 डिग्री।
ये एक स्ट्रिंग है। अब आपको क्या क्या बताना है इसमें? फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट द हिंज। नॉर्मल रिएक्शन पे हिंज बताना है और टेंशन बतानी है। करिए। टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन, मतलब एक तरीके से हिंज फोर्स भी से कहते हैं। ये हिंज भी तो कुछ रॉड पे फोर्स लगा रहा होगा, तो दोनों आपको फाइंड करने हैं। हिंज फोर्स भी बताना है एंड टेंशन भी बतानी है। करो। तो फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड हिंज फोर्स। हिंज फोर्स मतलब ये हिंज है, उसके द्वारा लगाया गया फोर्स रॉड पर। तो कैसे करेंगे बताइए? अच्छा, ऐसा दे रखा है सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। सिस्टम इक्विलिब्रियम में देख के भी हमें समझ में आ रहा है, ऐसे रस्सी बांध ली है तो इस तरीके से पूरा सिस्टम रुका हुआ है। अगर रस्सी तोड़ देते, रस्सी को नहीं होती तो सिस्टम ऐसे से मूव कर सकता था। ठीक है भाई? तो सिस्टम रोटेट हो सकता था अगर रस्सी नहीं होती तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका एफबीडी। रॉड का एफबीडी बनाते हैं हम। तो रॉड को मैंने बना लिया यहाँ पे, ये इसका डायग्राम, ये है इसका हिंज। अब रॉड भी बताओ। सबसे पहले तो लगेगा mg। तो mg कहाँ लगेगा? mg लगेगा सेंटर ऑफ मास पर। अभी भी पढ़ा हमने। सेंटर ऑफ मास पर क्यों लगेगा? क्योंकि g कांस्टेंट है। उसके अलावा एक टेंशन फोर्स लगेगा उसमें इस तरीके से। टेंशन फोर्स हमेशा रस्सी के अलोंग लगता है, तो इस तरह से एक टेंशन फोर्स लगेगा। कितने एंगल पे? 37 डिग्री पर। बताइए, बन गया एफबीडी की। एक फोर्स और आएगा, हिंज फोर्स भी आएंगे। हिंज भी तो फोर्स लगाएगा। तो जब हिंज फोर्स लगाएगा तो हिंज के बारे में हमें कुछ पता नहीं कि किधर लगाता है, क्यों लगाता है, कैसे लगाता है। तो मान लेते हैं कि हिंज फोर्स कुछ ऐसे लगाएगा। हिंज फोर्स को हम आर से डिनोट कर देते हैं। मान लो हिंज फोर्स इस तरीके से लगाएगा, ऐसा। किधर भी लगा सकता है, हमें नहीं पता, हमने मान लिया ऐसा लगाएगा। तो ये इसका एफबीडी बन गया, राइट। अब क्या करें? सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। तो अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो फोर्स बैलेंस करेंगे। अब फोर्स बैलेंस कैसे करते हैं आपको याद ही, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, दाएं के फोर्स बराबर बाएं के फोर्स। तो उसके लिए कंपोनेंट करना जरूरी है, तो हमने कर दिया कंपोनेंट इस तरीके से। तो ये हो जाएगा टी कॉस साइन 37 हो जाएगा 3/5, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 3 4/5। अरे कंपोनेंट समझ में आ गए? ये वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? टी इंटू 4/5, राइट। वैसे ही इसके भी कंपोनेंट होंगे, ये जो हिंज फोर्स है, लेकिन एंगल वेंगल हमें कुछ नहीं पता, तो हम मान लेते हैं इसके दो कंपोनेंट। एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। इसको बोल देते हैं इसका y कंपोनेंट, इसको बोल देते हैं इसका x कंपोनेंट। बन गया है बीडी। ये इसका कंप्लीट है बीडी। अगर किसी ने यहाँ पे हिंज फोर्स नहीं दिखाए हैं तो फिर आंसर गलत हो जाएंगे। फिर तो डायरेक्टली वो क्या कर देगा, वो ऐसे कर देगा, t 3/5 इज इक्वल टू mg, और t की वैल्यू आ जाएगी जो कि गलत है। यहाँ पे हिंज भी तो फोर्स लगाएंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम सबसे पहले इसको लेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में दो इक्वेशन बन जाएगी। ऊपर के फोर्स बराबर नीचे के फोर्स, दाएं के फोर्स बराबर बाएं के फोर्स। तो ऊपर कौन कौन सा फोर्स है? आर वाई, हम लिखेंगे आर वाई प्लस 3t/5 इज इक्वल टू एम जी, फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी? इधर का फोर्स बराबर इधर का फोर्स। एक्स डायरेक्शन के फोर्स बैलेंस कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा आर एक्स इज इक्वल टू 4t/5। बोलिए, इसमें किसी को दिक्कत है? एफबीडी में किसी को दिक्कत है तो पूछ ले। बाकी बिल्कुल जैसे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में लिखते थे वही लिखा है, चीजें बदल थोड़ा ना जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। भाई वहां पे केवल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता था, आंसर आ जाता था। लेकिन यहाँ देखो आ सकता है कि आंसर देखो अननोन कितने हैं। तो यहाँ पे अननोन है आर एक्स, आर वाई एंड टी। अननोन हो गए तीन। इक्वेशन कितनी है? दो। मतलब एक और इक्वेशन आएगी। तो वो इक्वेशन किसके लिए आएगी बताओ? वो आएगी रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए, राइट। तो जैसे हमने यहाँ पे एफ नेट बराबर 0 किया था ना भाई, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमने क्या किया? एफ नेट बराबर 0 किया। एफ नेट इज इक्वल टू 0 किया है ना भाई। एक्स डायरेक्शन में कर दिया, वाई डायरेक्शन में लिख दिया, ये हो गया वाई डायरेक्शन के लिए, ये हो गया एक्स डायरेक्शन के लिए, एफ नेट 0। वैसे ही हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या करते हैं? टॉर्क नेट 0 करते हैं। अब टॉर्क नेट लिखना है, टॉर्क लिखना है, तो किसी ना किसी एक्सिस के आउट लिखना पड़ेगा। किस एक्सिस के आउट लिखें?
किसके अबाउट ये जीरो होगा? हर किसी एक्सिस के अबाउट जीरो होगा, क्योंकि फोर्स नेट जीरो है ना, तो हर किसी एक्सिस के अबाउट सेम ही होगा। किसी भी एक्सिस के अबाउट निकाल लो आपकी, अब जब इच्छा करे, जो जिस एक्सिस के अबाउट निकालने की आपकी इच्छा करे, आप उस एक्सिस के अबाउट टॉर्क लिख सकते हो। तो हम एक ऐसी एक्सिस ढूंढेंगे जहां से हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए, है ना, आसान हो जाए मतलब जहां से हम लेंथ वगैरह आसानी से लिख सकें और फायदा भी हो जाए कुछ लिखने से। जैसे अगर मैं लिखता हूँ इस हिंज के अबाउट, ध्यान से, अगर मैं हिंज और लिखता हूँ तो ये आर का टॉर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो आर है वो हिंज से ही पास हो रहा है। तो अच्छा लगेगा ना यार, आर का टॉर्क खत्म हो जाएगा, इक्वेशन में आर नहीं आएगा, केवल टी बचेगा, एम जी बचेगा, तो आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे नहीं सर मुझे तो इसके अबाउट लिखना है, यहाँ पे एम जी लग रहा है ना सेंटर ऑफ मास पे, इसके अबाउट लिखना है। हाँ लिख लो। तो यहाँ पे एम जी का टॉर्क जीरो हो जाएगा, आर का टॉर्क लिखना पड़ेगा। अब आर में एंगल वगैरह भी नहीं पता, फिर लिख सकते हो आर वाई इंटू लेंथ वगैरह करके, फिर टी का टॉर्क लिखोगे, लेकिन फिर इक्वेशन, आंसर तो आया ही नहीं। इक्वेशन बन गई एक और, फिर इक्वेशन को सॉल्व करो, फिर आंसर निकालो, है ना। आंसर तो उससे भी सेम आएगा। आप चाहो तो इस पॉइंट के आउट भी कर सकते हो, यहाँ पे जो टेंशन लग रहा है, टेंशन जहां लग रहा है वहां पे भी आप टॉर्क लिख सकते हो, उसके अबाउट भी टॉर्क लिख के जीरो कर सकते हो। वहां पे आप अगर करोगे ऐसा तो टॉर्क किसका जीरो हो जाएगा? टेंशन का टॉर्क जीरो हो जाएगा, एमजी का टॉर्क लिखना पड़ेगा और इस आर का टॉर्क लिखना पड़ेगा, आंसर उससे भी आएगा। लेकिन हमारी स्मार्टनेस क्या है? स्मार्टनेस ये है कि हम किसके अबाउट टॉर्क लिख लें, टॉर्क लिख लेते हैं हम हिंज्ड के अबाउट। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, ये है हिंज्ड, एच से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो मैं टॉर्क अबाउट एच लिखूंगा। क्या लिखूंगा? टॉर्क अबाउट एच। ओके, तो उससे फायदा ये हुआ कि जो आर है वो तो इस हिंज से ही पास कर रहा है, तो इसका टॉर्क तो खत्म हो गया। ठीक, अब एम जी का टॉर्क लिखना है, एम जी इसके परपेंडिकुलर लग रहा है, आर ये हो गई, आर हो गई एल बाई टू, दिख रही है। तो इसके अबाउट एम जी इसको किधर चलाना चाहता है? एम जी इसको चलाना चाहता है इस तरीके से, क्लॉकवाइज चलाना चाहता है। लेकिन टेंशन किधर चलाना चाहता है? टेंशन एंटी क्लॉकवाइज चलाना चाहता है, राइट। दोनों के टॉर्क क्या होने चाहिए? बैलेंस होने चाहिए, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। मतलब यहाँ टॉर्क अबाउट हिंज में कर दूंगा जीरो, तो मतलब मैं लिख दूंगा टॉर्क अबाउट एम जी इज इक्वल टू टॉर्क अबाउट टेंशन। समझ में आ गई बात? जैसे यहाँ करता था मैं, भाई फोर्स में भी तो ऐसे ही किया। मुझे पता है फोर्स जीरो होनी चाहिए, मतलब ऊपर के जो फोर्सेस है वो नीचे के फोर्स के बराबर होने चाहिए, तो मैंने इक्वेशन बना दी, दाएं के फोर्स बाएं के फोर्स के बराबर, मतलब इधर आर एक्स इस रॉड को इधर धक्का मार रहा है और टेंशन का कंपोनेंट इधर धक्का मार रहा है, दोनों बराबर होने चाहिए तभी तो जीरो होगा। तो वैसे यहाँ मैंने टॉर्क के लिए इक्वेशन लिख दी, भाई टॉर्क जीरो कब होगा? एम जी इधर घुमाना चाहता है, टेंशन उधर घुमाना चाहता है, इसका टॉर्क बराबर इसका टॉर्क, लिख दो। एम जी का टॉर्क कितना हो जाएगा? एम जी कितनी दूरी पर है यहाँ से? एल बाई टू दूरी पर और परपेंडिकुलर है, तो आप एम जी का टॉर्क लिख दोगे एल बाई टू इंटू एम जी इज इक्वल टू टेंशन का टॉर्क लिखो, तो टेंशन यहाँ से कितनी दूरी पर है? एल दूरी पर है, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है? 3t/5, तो आप यहाँ पे इसका टॉर्क लिख दोगे एल इंटू 3t/5। तो इससे फायदा क्या हुआ? आपको टेंशन की वैल्यू मिल गई, तो एल से एल गया और टेंशन आया यहाँ से 5 mg/6। समझ आया? यही आया टेंशन। अब आप अगर टेंशन की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, सॉरी, अगर आप टेंशन की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो इससे आर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और टेंशन की वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो उससे आर वाई की वैल्यू मिल जाएगी, फिर आपको इन दोनों का रिजल्टेंट आर मिल जाएगा। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर निकाल लो। तो आर एक्स बराबर कितना आ गया? 4/5 इंटू 5 mg/6, तो गया 2/3 mg, राइट। और ऐसे ही आर वाई बता दो कितना आएगा। तो इस इक्वेशन में रखा तो आर वाई बराबर मिला मुझे एम जी माइनस 3t/5, 3t/5 mg/6, तो 5 से 5 गया, mg/2 आएगा ना। अब आपको ये थोड़ा ना पूछा, आपसे रिजल्टेंट पूछा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, क्योंकि वो कंपोनेंट थे, तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा 2/3 mg का स्क्वायर प्लस mg/2 का स्क्वायर, जो भी आंसर आएगा। तो क्वेश्चन ये है कि एक रॉड है और
ये लेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ देखिए 20 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट पे ऊपर लग रहा है 10 न्यूटन फोर्स, इधर नीचे लग रहा है 30 न्यूटन फोर्स। तो ऑब्वियस है अभी तो ये इक्विलिब्रियम में दिखाई नहीं दे रही है ना? दे रही है क्या इक्विलिब्रियम में? दिखाई नहीं दे रही, इधर ज्यादा लग रहा है भाई, लेंथ भी ज्यादा है, फोर्स भी ज्यादा है, तो ऑब्वियस रॉड ऐसे घूमेगी। तो ये पूछ रहे हैं कि एक फोर्स हमें लगाना है इस रॉड पर, तो कहाँ लगाएं और कितना लगाएं? कहाँ लगाएं और कितना लगाएं? इस रॉड पर फोर्स कहाँ लगाएं और कितना लगाएं कि रॉड इक्विलिब्रियम में आ जाए? ऐसे ही सवाल, हाँ, इस तरीके से सर। सो क्वेश्चन ये है कि इफ दिस रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, ये एक स्टेबल सॉरी इक्विलिब्रियम में है, पर मैकेनिकल टोटल इक्विलिब्रियम में है। तो एक फोर्स को हमें अब ऑब्वियस दिख रहा है, यहाँ तो नीचे 30 लग रहा है, ऊपर 10 लग रहा है, तो ना तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में दिख रही है और ना ही रोटेशनल इक्विलिब्रियम में दिख रही है, ऐसे घूम जाएगी। तो हमें एक ऐसा फोर्स लगाना है कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो आपको ये बताने की फोर्स कितना लगाना है और कहाँ लगाना है, दोनों चीजें आपको बतानी है। करिए। फोर्स कितना लगाना है और फोर्स कहाँ लगाना है ताकि रॉड इक्विलिब्रियम में आ जाए, टोटल इक्विलिब्रियम में आ जाए। करें। देखो, तो ये है क्वेश्चन। अच्छा, रॉड का जो मास है वो लाइट है, मतलब मासलेस रॉड है। मासलेस रॉड, रॉड का कोई मास नहीं है अपना। बस आपको ये बताना है कि हमें एक फोर्स, तीसरा फोर्स कितना और कहाँ लगाना है कि ये रॉड इक्विलिब्रियम में आ जाए। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितना फोर्स लगाने से ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो सबसे पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाएं इसे। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो शायद फोर्स की वैल्यू में मिल जाए। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हम फोर्स को कहाँ लगाए हमें पता नहीं है, तो ऐसा मान लेते हैं कि देखो यहाँ पे इसको हिंज मान लेते हैं। जरूरी नहीं है हिंज हो, लेकिन आपको पता है कि अगर नेट फोर्स 0 है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट या किसी भी एक्सिस का टॉर्क निकालो वो सेम ही आना है ना। और ये इक्विलिब्रियम में है तो एफ तो 0 होना ही है, तो हम यह मान लेते हैं फोर्स, ये है फोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लाएंगे इसे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। तो बताओ एफ की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि ऊपर लगने वाले फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे लगने वाले फोर्सेस। तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 20 न्यूटन। एफ की वैल्यू तो मिल गई। अब कितना कहाँ पे लगेगा, तो मान लेते हैं कि ये लगेगा यहाँ से एक्स दूरी पर। भाई यहाँ से ये एक्स दूरी पर लगेगा मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये इस पॉइंट का नाम देते हैं ए। तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ए शुड बी 0, राइट। अगर फोर्स 0 है, इक्विलिब्रियम में लाना है, तो टॉर्क 0 होना पड़ेगा। और टॉर्क हर एक्सिस का सेम आएगा क्योंकि फोर्स 0 है, और इक्विलिब्रियम में लाना है इसलिए 0 आएगा। तो किसी भी एक्सिस का आउट लिखोगे 0 ही आएगा। टॉर्क अबाउट 0 करना है हमें, कर दे। चलिए, तो अब देखो इसमें कौन किधर घुमा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें दो चीज पता लग गई कि फोर्स की डायरेक्शन भी पता लग गई कि फोर्स ऊपर की तरफ ही लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? तभी तो बैलेंस होगा। 20 और 10 30, नीचे 30 है ना। हमने ऊपर ही माना इसलिए फोर्स पॉजिटिव में ही आ गया, नीचे मानते तो वो नेगेटिव में आ जाता भाई। नीचे मानते तो क्या लिखते? 10 बराबर 30 प्लस एफ, तो एफ बराबर कितना आ जाता? -20। मतलब हमने जो माना उल्टा माना, वाला ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब फाइनल तो हम देख के पता लगा सकते हैं। आप देखो कि ये जो 10 है, 10 न्यूटन का फोर्स है, उसे कैसे घुमाना चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज। एफ भी किधर घुमाना चाहता है? एंटी क्लॉकवाइज। 30 किधर घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज। मतलब इन दोनों का टॉर्क जो होगा वो इसके बराबर होना चाहिए। मतलब ऐसे लिख दूं कि टॉर्क ऑफ 10 प्लस टॉर्क ऑफ एफ इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ 30, राइट। ओके, 10 का फोर्स कितना, 10 का टॉर्क कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 प्लस एफ का टॉर्क कितना हो जाएगा? x इंटू एफ। क्योंकि परपेंडिकुलर लग रहे हैं फोर्स, इसलिए कंपोनेंट का कोई झंझट है नहीं। और
30 का टॉर्क कितना हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस कितनी है 25 इंटू 30, ठीक है। अब ये सब सेंटीमीटर में, एक्स भी मैंने सेंटीमीटर में ही ले रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे सब सेंटीमीटर में, तो देखो हमको यूनिट का पंगा क्यों नहीं पड़ा, देखो यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सबके सेंटीमीटर कट गए, है ना। तो आंसर कितना है बताओ, ये हो गया x इंटू एफ बराबर, तो f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 20, x बराबर आ गया 700 डिवाइडेड बाय 20, तो x बराबर आ गया 35 सेंटीमीटर। इसका आंसर सही आया था। तो एक क्वेश्चन है, यहाँ पे छत है, ये दो रस्सी से एक रॉड टंगी हुई है, यूनिफॉर्म रॉड है, रस्सियां भी यूनिफॉर्म है एकदम, रस्सियां मासलेस हैं, स्ट्रिंग्स आर मासलेस, ठीक है। और ये रॉड है, इसका मास है m और लेंथ है, टोटल लेंथ है l। रॉड को इस तरह से टांग दिया है, लेकिन इसके कोने वाले पॉइंट्स को नहीं टांगा है, वरना तो सिंपल हो जाता है। अगर हम केवल कोने वाले पॉइंट्स को टांगते हैं इस तरीके से, तो हम यूनिफॉर्मली कह सकते थे कि इसका टेंशन और इसका टेंशन सेम हो जाएगा और टेंशन तुरंत निकल जाएगी। लेकिन अभी मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों रस्सियों में जो टेंशन आएगा वो बराबर नहीं होगा। आपको टेंशन फाइंड करना है, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस टेंशन का नाम, इस रस्सी का नाम ए ले लो, इस रस्सी का नाम बी ले लो, तो ए में और बी में दोनों में आपको टेंशन निकालनी है। करिए, चलिए करते हैं सॉल्व। तो हमें बनाना होगा इसका एपीडी, तो इस तरीके से टेंशन ए, इसको बोल देते हैं टेंशन बी, है ना। और क्या लगेगा, mg लगेगा, सेंटर ऑफ मास पर, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीचों बीच। अभी इक्विलिब्रियम में है, तो पहले ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से इक्वेशन बनी TA प्लस TV इज इक्वल टू mg, और रोटेशनल इक्विलिब्रियम से इक्वेशन बनी क्या बनेगी बताओ। टॉर्क नेट बराबर 0, ऑब्वियस है टॉर्क नेट 0 करना है हमें, लेकिन टॉर्क किसके अबाउट लिखें, किसी के अबाउट भी लिख लो। जब फोर्स 0 है तो टॉर्क तो किसी पॉइंट के अबाउट लिखोगे सेम ही आएगा। लेकिन अब ये आपकी स्मार्टनेस, आप किसके अबाउट लिखते हो, आप सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखते हो कि टी के अबाउट लिखते हो कि यहाँ लास्ट पॉइंट के अबाउट लिखते हो, कहीं से भी आप टॉर्क लिख सकते हो, ये आपकी कन्वीनियंस है। कहाँ से लिखोगे टॉर्क बताओ। तो टॉर्क हम लिखेंगे ए के अबाउट, ओके, ये रहा पॉइंट ए, है ना। तो यहाँ पे टी का टॉर्क तो खत्म हो जाएगा, तो हम लिखेंगे टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0। अब देखो कौन किधर घुमा रहा है, तो जो mg का टॉर्क है वो अपोजिट सेंस में घुमा रहा है, टीवी का टॉर्क अपोजिट सेंस में घुमा रहा है mg के सेंस से, है ना। तो मतलब कुल मिला के टॉर्क ऑफ mg को बराबर करना है टॉर्क ऑफ टीवी। तो डिस्टेंस पता होने से पहले mg का टॉर्क निकालिए, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी l/2, तो mg का टॉर्क हो जाएगा l/2 इंटू mg इज इक्वल टू, टीवी का टॉर्क हम लिखेंगे, टीवी की डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक है सेंटर ऑफ मास, इसलिए l/2, और ये डिस्टेंस l/4 दे रखी है, तो ये भी कितनी हो गई l/4। तो ए से टीवी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई l/2 प्लस l/4, मतलब कितनी आ गई 3l/4। डिस्टेंस हो गई 3l/4 इंटू टीवी। तो यहाँ से सीधा डायरेक्टली टीवी की वैल्यू मिल गई, टीवी की वैल्यू आ गई 2mg/3, और टीवी की वैल्यू को हमने डाला यहाँ पे, तो यहाँ से मिल गई हमें टी की वैल्यू mg माइनस 2mg/3।
ठीक, कोई डाउट या आ गया समझ? Okay, so this is the question. A uniform rod of mass 10 kg leans against a smooth vertical wall making angle 53 degree. तो मैं समझा देता हूँ क्या हो रहा है इसमें कि एक वॉल है, वर्टिकल वॉल, दीवार है मतलब, और एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, मतलब फ्लोर जो होता है फर्श, सरफेस है ना। जो दीवार है वो तो स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन व्रिक्शन नहीं है, लिख रखा है वर्टिकल। और ये जो फ्लोर है ये स्मूथ नहीं है, ये रफ है। अब एक रॉड है, उसको इस तरीके से रखा गया है। करिए, अब आंसर बताइए। रॉड की लेंथ एल है, मास एम 10 kg है, और लेंथ एल मान लो। चलिए करते हैं इसको। तो एबीडी बनाते हैं, सबसे पहले एम जी लगेगा नीचे, है ना, और ऊपर वाले इस एंड पर नॉर्मल लगेगा इस तरीके से, मान लेते हैं इसे नॉर्मल N1। और जो नीचे वाला एंड है यहाँ पे नॉर्मल कैसे लगेगा, इस तरीके से लगेगा, मान लेते हैं N2। और कोई फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा। भाई देखो, अगर हम किसी रॉड को इस तरीके से रखें तो उसकी टेंडेंसी किधर होगी, आगे फिसलने की होगी ना, इस तरीके से। बट ये इक्विलिब्रियम में है क्योंकि इसको एक फोर्स बचा के रखा हुआ है। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन ने इसको बचा लिया। तो ये एफबीडी कंप्लीट हो गई। अब हमें बस क्या लिखना है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के हम लिखेंगे, पहले एक्स डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस कर लेते हैं। तो एक्स में आगे लग रहा है N1 और पीछे लग रहा है फ्रिक्शन, तो हम लिखेंगे N1 इज इक्वल टू फ्रिक्शन, एंड वाई डायरेक्शन में हम देखेंगे तो ऊपर लग रहा है N2 और नीचे लग रहा है mg, तो हम लिखेंगे N2 इज इक्वल टू mg। तो एफबीडी में अगर आपने कोई भी फोर्स मिस कर दिया, जैसे फ्रिक्शन मिस कर दिया, तो फिर आंसर गलत हो जाएंगे, है ना। तो एफबीडी बड़े ध्यान से बनानी है। उसके बाद हम करेंगे इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वापस से वही कि टॉर्क जीरो करना है, लेकिन किसके अबाउट करें, किसी पॉइंट के अबाउट करो जो आपकी इच्छा हो। इसके अबाउट करो, इसके अबाउट करो, इसके अबाउट करो, किसी के अबाउट भी करो, सेम ही आएगा, जीरो ही आएगा। तो देखो मेरे को यहाँ पे दो दो फोर्स दिख रहे हैं कि भाई N2 का भी टॉर्क लिख जाएगा यहाँ से, और फ्रिक्शन भी। अगर मैं इसको ही मान लूँ, इस पॉइंट के बाद टॉर्क लिखूं, तो मुझे ना तो फ्रिक्शन का टॉर्क लिखना पड़ेगा, ना ही N2 का लिखना पड़ेगा, बिकॉज फ्रिक्शन का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा और N2 का टॉर्क भी जीरो हो जाएगा ना। तो ऐसे हम अपना स्मार्ट तरीके से चूज कर सकते हैं कि भाई चलो इसको ए मान लिया और इसके अबाउट मेरे को लिखना है। वैसे आप चाहो तो किसी के अबाउट भी लिख सकते हो। खैर, अब आपने इसका लिखा तो N2 का टॉर्क खत्म, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो, खत्म ये भी। mg का टॉर्क इस रॉड को इधर घुमाना चाहता है, और N1 का टॉर्क इसको इधर घुमाना चाहता है। मतलब बेसिकली आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टॉर्क ऑफ mg इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ N1, है ना। mg का टॉर्क क्या लिखोगे बताओ?
ये लेंथ कितनी हो जाएगी l/2, तो लेंथ तो हो जाएगी l/2, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है f परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे mg के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। mg का कंपोनेंट कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, ये वाला कंपोनेंट चाहिए हमें, ये नहीं चाहिए। ठीक है, तो एंगल देखो, अगर ये 53 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 53 डिग्री, तो ये कितना हो गया mg cos 53। तो cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये हो गया 3mg/5। लिख देते हैं यहाँ पे हम 3mg/5 इज इक्वल टू नॉर्मल n1 का टॉर्क। तो n1 का टॉर्क लिखेंगे तो लेंथ तो हो जाएगी l, ओके कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी हमें n1 के कंपोनेंट करना पड़ेगा, किसके परपेंडिकुलर, r के परपेंडिकुलर, तो ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा। यहाँ पे एंगल्स देखो, तो ये 53 है तो ये भी 53 होगा, है ना, मतलब ये वाला एंगल कितना हो जाएगा एक तरीके से 37 हो जाएगा। तो आप कंपोनेंट करोगे n1 का, ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा n1 cos 37, और cos 37 कितना होता है 4/5, तो ये आ जाएगा l इंटू n1 4/5। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दो, l से गया l, 5 से गया 5, तो n1 आया, n1 इज इक्वल टू 3mg/8। मास कितना लिया था मैंने 10, g है 10 डिवाइड बाय 8, तो n1 कितना आ गया, ओके तो ये आ गया आपका n1 75 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइड बाय 2, एंड n2 कितना, अच्छा यही फ्रिक्शन की वैल्यू भी है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी आ गई 75 डिवाइडेड बाय 2, और n2 कितना आ गया mg के बराबर, तो ये तो पहले दिख गया था कि ये आ गया 100 न्यूटन, राइट। ओके इसमें एक क्वेश्चन और बनता है बहुत अच्छा, कि हमने ये तो बोल दिया कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, ये रफ सरफेस है, लेकिन हम क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन इसमें ये बनाते हैं कि अगर यहाँ पे हमें म्यू की वैल्यू निकालनी हो, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, जो म्यू का न्यूनतम मान कितना होना चाहिए कि ये रॉड नहीं फिसले, ये रॉड इक्विलिब्रियम में रहे, उसके लिए म्यू का न्यूनतम मान, व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू, कि उससे कम हो गया अगर म्यू, तो रॉड को फिसलने से ये बचा ही नहीं पाएगा फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन की भी तो एक लिमिट होती है ना, फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू तक ही लग सकता है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया, रॉड को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू कीप द रॉड इन इक्विलिब्रियम। बताओ कैसे करें, ये बड़ा आसान है, कैसे देखो, ठीक है फिर और करें कि यहीं तक रखें, इसका आंसर किसने दिया, इसका आंसर किसी ने नहीं दिया, क्यों, वैल्यू चेंज हो गई इसलिए।